नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा 9 दिसंबर 2023 को 6 to 8 के एसएसटी का एग्ज़ाम लिया गया। इस एसएसटी के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के कुल 40 सवाल पूछे गए थे। ज्योग्राफी के उन कुल 40 सवाल का इस वीडियो में सॉल्यूशन किया गया है। ठीक, और साथ ही साथ इस वीडियो का मोटिव अब ये है कि एग्ज़ाम हो चुका है तो आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी का आने वाला एग्ज़ाम हो या फिर केबीएस का या फिर एनवीएस का, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रखने वाला है। हाल ही में जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन का भी काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़ा टफ है और ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो ज़रूर देख के जाना चाहिए ईएमआरएस के छात्रों को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर है? देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 9725 यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक का बी। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देखिए, अमूमन आप देखिएगा जो भी, चाहे एनसीईआरटी का किताब ही क्यों ना हो, उसमें क्या दिया रहता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे क्या किया कि हल्का ट्विस्ट कर दिया है, यह मिलियन में दिया है, यहाँ संख्या में उस तरह से एलेबोरेट नहीं किया गया। लेकिन और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 3 मिलियन का मतलब ऐसे ही हो जाता है 30 लाख, और 28 मिलियन के बराबर में ये इतना इतना लगभग में आंसर चला आएगा। तो जहाँ भी जिस किताब में भी मिलियन में दिया रहता है भारत के भूमि क्षेत्रफल, वहाँ इसका यही हिसाब रहता है। तो इसलिए हल्का सा ट्विस्ट है और ये पहला जो है ऑप्शन वो सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ, ये भी सही है और ये भी सही है। भारत का मानक मध्याह्न 82 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। देखिए, ये गलत हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिया रहता 82.5 डिग्री, ठीक ऐसे ईस्ट, तो ये सही हो जाता। दूसरा, अगर यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये भी दिया रहता तो सही हो जाता। लेकिन ज्योग्राफी में 82 डिग्री 45 मिनट ईस्ट कह देने का मतलब बहुत अलग हो जाता है। ये लगभग बिहार के वो इलाहाबाद के काफ़ी इधर चलाएगा और बिहार के थोड़ा पश्चिम की तरफ चलाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि उत्तर क्या हो जाता है? चूंकि दो ऑप्शन सही है तो उत्तर होगा डी, एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 2,933 किलोमीटर। ठीक, हालांकि बीपीएससी ने सही उत्तर सी को माना है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे चैलेंज करने पर। अच्छा, अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, मालाबार तट के संबंध में एक बात कही गई है। देखिए, मालाबार तट का ये रहा एक, तो मालाबार तट यहाँ पे है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, भारत के पूर्वी तट के किनारे संकीर्ण मैदानी पट्टी। पूर्वी तट ये रहा, मालाबार यहाँ है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। देखिए, गोवा यहाँ पे है, गोवा के दक्षिण में दिखाई दे रहा है, पश्चिम तटीय पट्टी है, तो ये ऑप्शन सही हुआ। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में, जी ये जो है ये इलाका केरल राज्य का भाग है, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल क्या है? 5 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। जी हाँ, सतपुरा के दक्षिण में ही बह रही है और विंध्य के उत्तर में। तापी नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये भी सही होगा। नर्मदा विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच में इससे गुजर रहा है। देखिए, नर्मदा जो है ये ऊपर सतपुरा है, नीचे विंध्य है और बीच से भ्रंश घाटी के तौर पर नर्मदा गुजर रही है। ठीक, तो ये भी सही होगा, यानी क्या होगा? उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6, सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच कश्मीर हिमालय भी आता है, कश्मीर और हिमाचल का भी आ ही जाता है, पूरा ही हिमाचल आता है और पंजाब हिमालय भी आता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित द्वीप है? देखिए ये जो है ये माजुली द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदिया द्वीप भी है। और यहाँ से असम के एक सीएम जो थे सर्बानंद सोनोवाल, उनका संसदीय इलाका भी था, तो उनके समय में ही ये द्वीप बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में इस जगह का नाम लिया था। ठीक है, उसके बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये सवालों में अक्सर बना रहता है। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरबन के संबंध में, देखिए सुंदरबन के संबंध में दिया गया है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सुंदरी की पेड़ जो है अधिक पाई जाती है, इसीलिए इस जगह का नाम सुंदरबन पड़ा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। जी हाँ, ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर निवास स्थान है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उत्तर क्या हो जाता है? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि तीनों ही ऑप्शन सही है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम? शिवन समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी में। ठीक, तो उत्तर ए हो जाता है सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कोरियोलिस बल से है। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। बहुत ही घूमने लेमैन हो गया है, घूर्णन अच्छा होता है, रोटेशन। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। जी हाँ सही है, क्योंकि इंग्लिश में रोटेशन दिया गया है। ठीक, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर, जी हाँ ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ऐसे। ठीक, विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ सही है कोरियोलिस बल के संबंध में। ऑप्शन सी है, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। ये भी सही। तो क्या हो जाता है उत्तर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 नंबर सवाल देखेंगे अब। 12 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मॉन्सिनराम कहाँ है? मॉन्सिनराम मेघालय में स्थित है। ठीक, 13 नंबर सवाल है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया? देखिए 70 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों का जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के संबंध में उल्लेखित किया जाता है। 14 नंबर सवाल है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? चंदन आप सबको पुष्पा मूवी का याद ही होगा। ठीक, ये कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। 14 का ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आंध्र प्रदेश के इलाका में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल क्या कहता है। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जी हाँ, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। थोड़ा लैंग्वेज में ये है, लेकिन इंग्लिश में सही लैंग्वेज दिया हुआ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और उच्च तापमान भी इसके लिए आवश्यक होता है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होता है। जी हाँ, सूरज की रोशनी के लिए सभी क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, झाड़ी की तरह स्तरीकृत होते हैं। ऐसे स्तरीकृत पेड़ों का निर्माण हो जाता है इस प्रकार के वनों में। ठीक, सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये पतझड़ की विशेषता है, सदाबहार की विशेषता नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो गया। हालांकि ए और बी दोनों सही है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। 16 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। नीलगिरी है, सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी भी तो नहीं है, पूछा है नहीं है। इनमें से तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, ईवीएस ज्योग्राफिकल और ईवीएस का, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? देखिए अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, वो किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्या। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास। देखिए वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो असमानता बढ़ रहा था। किसी डेवलप कंट्री में और अधिक सामाजिक विकास हो रहा था, आर्थिक विकास, और जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया के देशों में सामाजिक और साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आ रही। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए जो है अर्थ समिट बुलाया गया था। तीसरा ऑप्शन है विकसित विश्व का राजनीतिक संकट। देखिए इससे
अर्थ समिट का विकसित विश्व में क्या हो रहा है, उनके यहाँ पे राजनीतिक स्टेबिलिटी है या नहीं, इसको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। देखिए मिट्टी नवीनीकरण संसाधन है, खुद को खुद निर्माण करता है इस एक टाइम पीरियड के बाद। हवा ये भी नवीनीकरण है, कृषि भी नवीनीकरण। तो नवीनीकरण क्या नहीं हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, 18 का ही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। ये चिपको आंदोलन है, ये वनों की कटाई से तो है ही है, क्योंकि महिलाएं जो है पेड़ों में चिपक जाती थी, और सामुदायिक वनीकरण को बढ़ावा देना भी इसका एक इस आंदोलन का उद्देश्य था। 20 नंबर सवाल है, ये 20 नंबर सवाल पूरा पक्का पीसीएस टाइप सवाल है। सवाल है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में। पहला ऑप्शन है, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। जी हाँ, जितने भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना, जैसे कि आप डीवीसी को ही देख लीजिए, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन बहुउद्देशीय नदी परियोजना, इससे क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल का बाढ़ नियंत्रण तो हुआ ही, और अतिरिक्त पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों में डाइवर्ट भी किया गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, यह नहर सिंचाई विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए, डीवीसी में जल विद्युत उत्पादन भी होता है और नहर सिंचाई भी किया गया है, ताकि कुछ क्षेत्रों में जो बिहार के और बंगाल के सिंचाई हो सके। जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, जलाशयों का निर्माण जल भंडार भी किया जाता है जितने भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना हैं। ठीक, अभी जैसे तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये सब विशेषता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर सवाल है कि मेघालय कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य। देखिए करंट अफेयर का सवाल है और ये तमिलनाडु है। क्योंकि तमिलनाडु में हर बार गर्मी के मौसम में जो है वर्षा पीने योग्य जल तक की कमी हो जाती है, इसलिए राज्य सरकार ने सभी को ये अल्टीमेट कहा गया है कि आप अपने घर के छतों पे ही वर्षा जल संचयन करें, उसे टंकी में भर के रखें और उसका इस्तेमाल करें। ठीक, तो तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है। अगला सवाल 22 नंबर, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों को निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह सम्मिलित है। यानी कि गुजरात में जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, उस बांध से किन किन राज्यों को लाभ पहुंचता है, आपको उसका पेयर चुनना है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश नहीं है इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। जी हाँ, ये पेयर सही है। तीसरा ऑप्शन कर्नाटक नहीं है इसलिए गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बेवर जो है ये एमपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आदिम किसी प्रचलन का एक रूप है। और एक पामाडावी जो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में आदिम प्रीमेटिव कल्टीवेशन का एक रूप है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। मिल्पा मध्य अमेरिका, जी हाँ, ये सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा जो है झूम खेती का एक रूप है। कोनाकू वेनेजुएला में है तो ये गलत हो गया, मैक्सिको नहीं होगा। लदांग मलेशिया में है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया मध्य, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का ए सही होगा, मिल्पा मध्य अमेरिका। ठीक, 25 नंबर सवाल है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई। अरेबिका कॉफ़ी की खेती जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों में, आज भी कर्नाटक में भारत के आधे से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन वहीं होता है। ठीक, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है वहाँ अरेबिका कॉफ़ी का सबसे पहले आरंभ जो है खेती का प्रचलन वहीं किया गया था। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। यानी कि नॉन मेटालिक, गैर धात्विक नॉन मेटालिक। ये लोहे तो पहले ही मेटालिक हो गया तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अवरक, चूना पत्थर संबंधी, ये तीनों ही नॉन मेटालिक है। निकल, प्लेटिनियम, ये रहा आपका प्लेटिनियम, ये मेटालिक है।
तो सही उत्तर क्या हो जाता है? बी, जो नॉन मेटालिक का समूह है। 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक? पाइराइट का बिहार है सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक। 28 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, जी हाँ। लद्दाख में पूगा घाटी, सबसे पहले तो यहीं हुआ था थर्मल एनर्जी का जो हार्नेसिंग है। और राजस्थान में, जी हाँ, अगर जियो थर्मल मैप को आप देखें तो राजस्थान का अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी भूतापीय ऊर्जा दोहन का रिसर्च चल रहा है, शायद दोहन भी हो, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का भी दिया गया है। तो उत्तर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 29 नंबर सवाल है, लौह एवं इस्पात उद्योग के समूह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ये तो सही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इसे लाइट उद्योग जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं गुड्स, प्रकाश उद्योग, तो ये जो है आयरन के संबंध में, आयरन स्टील के संबंध में गलत हो गया। इसे कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, जी हाँ, ये भी सही। तो सही नहीं है, ये बी होगा 29 का। सही नहीं है जो, वो है बी, इसे लाइट उद्योग नहीं कहा जाता। हालांकि जो है बीपीएससी ने इसे डी माना है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन कहा है, इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? देखिए, पूर्वी गलियारा, पश्चिमी गलियारा, ठीक है। पूर्वी गलियारा सिलचर, जी हाँ, असम, और पश्चिमी पोरबंदर, गुजरात, ये ऑप्शन सही है। देखिए, दिसपुर अरुणाचल प्रदेश, यही तो गलत हो गया। और दिसपुर जो है अरुणाचल की नहीं, असम की राजधानी है, ठीक है। और श्रीनगर तो उत्तर दक्षिण की बात हो जा रही है। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी नंबर सही होगा। सिलचर और पोरबंदर पूर्वी और पश्चिमी चरम बिंदु। 31 नंबर सवाल है, मिसमी बरेल लुसाई क्या है? ये पहाड़िया है, पूर्वांचल पहाड़ियों का ही ये हिस्सा है, मिसमी बरेल लुसाई। 32 नंबर सवाल है, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है? नहीं है। ये धारवाड़ सम्मिलित है, कुडप्पा ये भी सम्मिलित है, विंध्यन ये भी सम्मिलित है। तो सम्मिलित नहीं है तो कौन? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। ये हो जाएगा सही उत्तर। 33 नंबर सवाल देखिए, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है? असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई जो है 44 मीटर है। एनसीईआरटी का सवाल एकदम फंसा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जगह से हट गए हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी के 38 नंबर सवाल पे थे हम लोग। 17, 21, ये रहा 34 नंबर सवाल पे थे। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़िया, कर्नाटक, सही उत्तर, ठीक। पेन्नार नदी का उद्गम नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। अब 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर क्या है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ये जो है कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है, ठीक। 36 नंबर सवाल है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? पश्चिमी हिमालय में, ये भी एकदम एनसीईआरटी का है, 15 से 24 मीटर। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया है, जिनको नहीं पता होगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सागर तल से औसत 15 से 24 मीटर। 37 नंबर सवाल है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहिए होता है। 38 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले क्षेत्र? ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल और गुजरात। सुंदरबन और गुजरात का कच्छ प्रदेश बहुत अधिक मात्रा में, सबसे अधिक वहीं है, टाइडल फॉरेस्ट जो है। महाभारत लेक नामक पर्वत सभी ने किया होगा, नेपाल में महाभारत लेक। 40 नंबर सवाल, आर.एल. सिंह, बहुत बड़े ज्योग्राफर, ने प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्वों के रूप में लिया है? भौगोलिक संरचना, भौतिक आकृति, अवस्थिति, तीनों के लिए है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था बीपीएससी के एसएसटी का क्लास 6 to 8 का ज्योग्राफी सीरीज़ के 40 सवाल का उत्तर।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।